आज मैं हेलेनिस्टिक काल की कला के विषय में, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट भी कहते हैं, के विषय में बताऊंगा। और आप सभी जानते हैं कि हेलेनिस्टिक कला हेलेनिस्टिक काल की कला है। हेलेनिस्टिक काल जिसका अध्ययन आमतौर पर 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु के समय से लेकर 146 ईसा पूर्व तक रोमनों द्वारा ग्रीक प्रदेश की विजय के समय तक का अध्ययन किया जाता है। और इस काल में जो भी रचना प्रक्रिया हुई वह ग्रीक के मुख्य भूमि से प्रारंभ थी, चल रही थी, जो अनिवार्यतः 30 ईसा पूर्व में एक्टियम की लड़ाई के बाद टॉलमिक मिस्र की विजय के साथ समाप्त हुई। हेलेनिस्टिक शब्द सिकंदर की मृत्यु के बाद ग्रीक प्रभाव के विस्तार और इसके सांप्रदायिक विचारों यानी हेलेनिज्म के प्रसार को संदर्भित करता है। यह शब्द एक आधुनिक आविष्कार के रूप में इसको देखें आप, आविष्कार है। हेलेनिस्टिक वर्ल्ड में यह शब्द एथेंस, स्पार्टा के नगरों, शास्त्रीय ग्रीक और पूरे एजियन सागर को कवर करने वाला एक विशाल क्षेत्र इसमें शामिल होता है। और इस पूरे हेलेनिस्टिक दौर की एक विशाल समय सीमा भी है, टाइम ड्यूरेशन भी है। कला के संदर्भ में इसका अर्थ है कि बहुत बड़ी रचनात्मक विविधता के साथ, जिसमें कल्पनाशीलता का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया, वैसी कला हेलेनिस्टिक आर्ट के शीर्षक के साथ में जानी जाती है, अध्ययन किया जाता है। हेलेनिस्टिक काल की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें से सिकंदर के स्थापित विशाल साम्राज्य का उसके जनरल थे डायडोची, उनके द्वारा छोटे छोटे राज्यों में उसका विभाजन, ये उसका हेलेनिस्टिक काल की प्रमुख विशेषता है। सभी लोग गौर करेंगे, ध्यान से एक बार फिर से मैं समझाता हूँ। सिकंदर महान ने एक बहुत बड़े विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, तो उसकी मृत्यु के बाद में क्या हुआ, उसके जनरल डायडोची ने छोटे छोटे अनेक राज्यवंशीय साम्राज्यों में इसको तब्दील कर दिया, विभाजित कर दिया, जो इन क्षेत्रों के रेसिडेंट बन गए। जैसे मिस्र में टॉलेमी, मेसोपोटामिया, फारस और सीरिया में सेल्यूसिड्स, पेर्गमन में एटालिड, ये सब जो छोटे छोटे राज्य विकसित हुए, इन राजवंशों में प्रत्येक ने एक शाही संरक्षक का कार्य किया कला के लिए, जो नगर राज्यों के संरक्षण से बिल्कुल अलग हुआ करता था। सिकंदर के दल में 3 कलाकार थे। सिकंदर के दल में 3 कलाकार थे, मूर्तिकार लिसिपस, पेंटर एप्लस और रत्न तराशने वाला जेम्स की खुदाई करने के लिए प्रसिद्ध था पायरोगोटेल्स। उनकी मृत्यु के बाद की अवधि ग्रीक दुनिया के अधिकांश लोगों, खासकर अमीरों के लिए महान समृद्धि और काफ़ी मितव्ययितापूर्ण समय रहा। समाज के कुलीन और संभ्रांत वर्ग के लोग कला के महत्वपूर्ण संरक्षक बन गए थे। इन्हीं लोगों ने कला के संरक्षण का, परिवर्धन का प्रयास किया। इस काल में मूर्तिकला, चित्रकला और वास्तुकला का अच्छे स्तर पर विकास हुआ, जबकि जो प्राचीन काल से चली आ रही थी फूलदान पेंटिंग की, पात्र चित्रकला की परंपरा, उसका बहुत महत्व नहीं रह गया था। धातु के काम और विभिन्न प्रकार के विलासितापूर्ण सामग्रियों के निर्माण की जो पद्धति थी उसमें अच्छा विकास हुआ, उसकी कला अच्छी विकसित हुई। आभूषण आदि क्षेत्रों में भी बहुत विकास किया गया। इस प्रकार कुछ विशेष प्रकार की लोकप्रिय कलाएं तेजी से परिष्कृत होती गई। सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तुकला की। जब विशाल साम्राज्य छोटे छोटे नगरों में नगर साम्राज्यों में विभक्त हो गया, तो इस शहर की योजना जो थी ग्रीक दुनिया के लिए, ग्रीक वर्ल्ड के लिए बहुत नवीन थी। वहाँ इसके दोषों को ठीक करने के लिए स्पेस में हेरफेर करने की बजाय निर्माण योजना नैसर्गिक और प्राकृतिक व्यवस्था के अनुरूप की गई। यानी जहाँ पे जैसी प्राकृतिक रूप से बनावट है उसके अनुकूल ही
वहाँ पे नगर विन्यास, वास्तु भवन इत्यादि डेवलप किए गए। मनोरंजन और एकांत के क्षणों के लिए अनेक स्थान, विशेष रूप से थिएटर और पार्कों का निर्माण इस काल में किया गया, जो बहुत उल्लेखनीय है। इस संबंध में ज्ञात हो कि हेलेनिस्टिक राजतंत्रों को यह सुविधा सुलभ थी कि उनके पास एक विशाल स्थान हुआ करते थे जहां वे बड़े बड़े शहरों का निर्माण कर सकते थे। उदाहरण स्वरूप एंटियोक, पेर्गमोन और टाइग्रिस पर सेल्यूसिया आदि नगर का विकास हम देखते हैं। यह क्षेत्रीय प्रसार का समय था। क्षेत्रीय प्रसार के कारण से ही डेडाइमा में अपोलो के दूसरे मंदिर का निर्माण, इयोनिया में मिलेटस से 20 किलोमीटर की दूरी पर किया गया था। यह 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में मिलेटस के डेफनिस और इफिसुस के पायोनियोस द्वारा डिजाइन किया गया था, लेकिन इसका निर्माण कार्य कभी पूरा नहीं हुआ। 2री शताब्दी ईस्वी तक चलता रहा था। ओलंपियन ज्यूस के मंदिर की इमारत में पहली बार कोरिन्थियम निर्माण पद्धति का पालन किया गया। स्थापत्य और कलात्मक पत्थरों की दृष्टि से ओलिंथस का प्राचीन नगर शास्त्रीय कला और हेलेनिस्टिक दुनिया के बीच की कड़ी के रूप में देखते हैं हम। सेतु है माना जाता है इसे। ओलिंथस नगर के स्थल पर 100 से अधिक घर पाए गए हैं, जिसमें दिलचस्प रूप से घर और अन्य वास्तुकला जो है बहुत अच्छी तरह से संरक्षित है। घर के संरचना में आंगन या कोर्टयार्ड का निर्माण हेलेनिस्टिक वास्तुकला का एक अन्य प्रमुख तत्व है। आंगन आमतौर पर घर का मुख्य आकर्षण केंद्र हुआ करता था, क्योंकि यह मनोरंजन के लिए जगह और घर के आंतरिक भागों के लिए प्रकाश का स्रोत भी प्रदान करते थे। यह कोबाल्ट स्टोन या पत्थर के टुकड़ों के साथ पक्की जोड़ाई से बनाए जाते थे। कभी कभी मोजाइक जोड़ाई वाले भी आंगन बने, जिनकी खोज हुई है। मोजाइक अभिव्यक्ति का एक प्रमुख साधन माना गया था, जो साधारण समाज में उनकी आकांक्षाओं को व्यक्त करने का एक जरिया हुआ करता था। पेर्गमन विशेष रूप से हेलेनिस्टिक वास्तुकला की एक विशिष्ट उदाहरण है। एक्रोपोलिस पर स्थित एक साधारण किले से शुरू होकर विभिन्न अटालिड राजाओं ने एक विशाल वास्तुशिल्पीय परिसर की स्थापना की, जिसे हम पेर्गमन कहते हैं। एक्रोपोलिस की सबसे निचली ढलान पर दक्षिण की ओर अगोरा, एक पब्लिक स्पेस स्थित है, बनाया गया, जिसे हम अगोरा कहते हैं। यह कोलोनेड, जिसे स्तंभों को कोलोनेड कहा जाता है, यह कोलोनेड या अष्टोई के साथ दीर्घाओं से गैलरी से घिरा हुआ है। यहाँ सड़क की शुरुआत है जो पूरे एक्रोपोलिस को पार करती है। पूर्व दिशा में प्रशासनिक, राजनैतिक और सैन्य भवनों को यह अलग करता है और ऊपरी शीर्ष के चट्टानों से पश्चिम तक के स्थान को सुरक्षित करता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण स्मारक जो है पेर्गमन वेदिका है, जिसे ग्रीक मूर्तियों में 12 देवताओं के रूप में और या दिग्गजों के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। लगभग 10,000 दर्शकों की क्षमता वाले एक विशाल रंगमंच में पहाड़ी के किनारों पर बेंच लगी हुई है। अब हम बात करते हैं मूर्तिकला के बारे में। मूर्तिकला के बारे में जानने से पहले आपने नाम सुना होगा शायद प्लिनी का। प्लिनी एक आर्कियोलॉजिस्ट हुए। उन्होंने जो राइटअप्स लिखा है यहाँ की कला और वास्तुकला के ऊपर में, उनके अनुसार 121वें ओलंपियाड यानी 296 से 293 ईसा पूर्व के बाद मूर्तिकला में यहाँ काफ़ी गिरावट आई। 156 से 153 ईसा पूर्व के बाद एक संक्षिप्त अवधि है जो ये पुनरुत्थान की अवधि कही जाती है, लेकिन इसमें भी शिल्प जो बने वो पहले के जो शिल्प मानक हुआ करते थे उसके अनुरूप इसमें कुछ भी नहीं हुआ। इस अवधि के दौरान मूर्तिकला अधिक प्राकृतिक और अभिव्यंजक बन गई। मनुष्य की जो भौतिक भावनाएं हैं उसको चरम सीमा तक
चित्रित करने में कलाकारों ने रुचि ली। शारीरिक यथार्थवाद को शीर्ष पर रखते हुए हेलेनिस्टिक कलाकार अपने विषय के चारित्रिक विशेषताओं जैसे पीड़ा, नींद, बुढ़ापा आदि को प्रमुखता से दिखाना चाहता था, ऐसा इन शिल्पों से ज्ञात होता है। आम जनजीवन में सामान्य लोगों, महिलाओं, बच्चों, जानवरों और घरेलू दृश्य विषय मूर्तिकला के लिए स्वीकृत विषय बन गए, जो यहाँ के धनिक परिवारों के सौजन्य से उनके घरों या बगीचों इत्यादि की सज्जा के लिए बनाए जाते थे। इस प्रकार की प्रमुख कृति बॉय विथ थॉर्न है। सभी उम्र के पुरुषों और महिलाओं के यथार्थवादी पोर्ट्रेट शिल्प भी बनाए गए। मूर्तिकारों को अब इन कृतियों में की सुंदरता और शारीरिक पूर्णता को आदर्श के रूप में प्रतिष्ठित करने का कोई विशेष दबाव नहीं रह गया था। अब कलाकार बहुत इसमें स्वतंत्रता से रुचि लेकर के उसको उस भौतिक आदर्शवत रखते हुए चित्रण कार्य करते थे। ग्रीक के पौराणिक कथाओं के अनुरूप अंगूर के बाग के देवता डियोनेसिस और उसकी दुनिया के विभिन्न प्रकार के जीव जैसे घोड़े जैसे कानों वाला सेटर, स्त्री रूप मिनाद और डियोनेसिस का जो साथी था सेलुनिस, निम्फ, जो वेसल पेंटिंग में भी विषय हुआ करते थे, प्रमुख विषय थे, उनकी भी यदा कदा मूर्तियां बनी। म्यूनिक में ओल्ड ड्रैंकार्ड शिल्प प्रमुख उदाहरण के रूप में आप देखें, जिसमें एक महिला को शराब का जार पकड़े हुए बैठी हुई मुद्रा में दिखाया गया है। यह इसी काल की कृति है, यद्यपि यह वास्तविक शिल्प आज उपलब्ध नहीं है। यह रोमन प्रतिकृति है जो हमें प्राप्त होती है। यह अवधि इस प्रकार के अन्य पोर्ट्रेट्स के लिए भी विशेष उल्लेखनीय है, जिसमें म्यूनिक का बॉर्बोरोनी फॉन शिल्प है। इस शिल्प में आराम मुद्रा में और शायद दुस्वप्नों के शिकार हुए चिंतित चेहरे के साथ सोए हुए मुद्रा में सेटर की आकृति बनाई गई है। बेलविडर टोर्सो, रेस्टिंग सेटर, प्यूरिटी सेंटोर्स, स्लीपिंग हेमोफ्रोडिटस आदि शिल्प भी समान विचारों को दर्शाते हैं। एक अन्य प्रसिद्ध हेलेनिस्टिक पोर्ट्रेट पॉलियुक्टोस द्वारा निर्मित डेमोस्थनीज का है, जिसमें अच्छी तरह से सजे हुई हाथ का कौशल हमें दिखाई देता है। इसमें एक चेहरा बनाया गया है। इस काल में पूर्व के सार्वजनिक कृतियों के अलंकरणों को निजी शिल्पों में पुनः ग्रहित किया गया। हेलेनिस्टिक युग की एक विशेष घटना इसकी मूर्ति कला में प्रकट होती है, जो पैटर्न के पुनर्ग्रहण के रूप में देखा जाता है। जो पुराने पहले के जो पैटर्न बने थे, डिजाइन्स वगैरह के पैटर्न थे, उसको फिर से पुनः ग्रहण किया गया हेलेनिस्टिक काल में। पूरे मिस्र, सीरिया और एनाटोलिया में नए हेलेनिस्टिक शहर उभर रहे थे, जहां उनके मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों के लिए ग्रीक के देवताओं और नायकों की मूर्तियों की आवश्यकता हुआ करती थी। अतः इसने बहुत तेजी से मूर्तिकला के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। मूर्तिकला को मिट्टी के बर्तनों की तरह एक उद्योग बना दिया, जिसके परिणाम स्वरूप इसके मानकीकरण और गुणवत्ता में कमी आई। इन्हीं कारणों से शास्त्रीय काल की तुलना में कई अधिक हेलेनिस्टिक मूर्तियां बची हैं, हेलेनिस्टिक मूर्तियां बनी हैं। हेलेनिस्टिक मूर्तिकला तथाकथित रूप से द्वितीय श्रेणीवाद या सेकेंड क्लासिसिज्म के रूप के नवाचारों को पुनः दोहराते हुए दिखाता है। इसमें चारों ओर से रसास्वादन करने योग्य न्यूड मूर्तियां भी बनी। कोमल भाव भंगिमा, कपड़ों के फोल्ड्स, पारदर्शिता आदि का अध्ययन कलाकारों ने किया। इस प्रकार 150 बीसी से 125 बीसी के दौरान वीनस डी मिलो शिल्प आकृति बनाई गई, जिसमें कमर में लोच देकर एक क्लासिकल मॉडल के रूप में इसको प्रतिष्ठित किया गया। पेंटिंग्स और मोजाइक कला इस काल के महत्वपूर्ण माध्यम थे, लेकिन पैनल पर पेंटिंग का उदाहरण रोमनों के पतन से नहीं बचा है, किंतु कुछ ग्रंथों में प्राप्त उदाहरणों से और अन्य माध्यमों द्वारा अनुकृत सामग्रियों से अंदाजा लगाया जा सकता है
कि वे किस प्रकार की बनी थी। प्राप्त उद्धरणों से ज्ञात होता है कि मोजाइक भित्ति चित्रण में भूदृश्यों को प्रमुखता से बनाया गया था। इन कलाकारियों में भूदृश्य यहाँ के पौराणिक और पवित्र रमणीय तत्वों को दर्शाते हैं, साथ ही चिर परिचित जाने पहचाने प्राकृतिक आकृतियों के भी प्रतिनिधि हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में हुई हाल में खुदाई में हेलेनिस्टिक पेंटिंग में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक का पता चला है। इस काल की भित्ति चित्रण कला की 2 तकनीक प्राप्त हुई है। शोध से हमें ज्ञात हुआ है कि यहाँ 2 तकनीक थी। एक तकनीक जिसे हम सेको तकनीक के नाम से जानते हैं, दूसरा फ्रेस्को तकनीक के नाम से जानते हैं। फ्रेस्को तकनीक में दीवारों और पत्थर की सतह को सजाने के लिए चूने से भरपूर प्लास्टर की परतों की आवश्यकता होती थी। दूसरी ओर सेको तकनीक के लिए किसी आधार की आवश्यकता नहीं होती थी। इसमें संगमरमर या अन्य पत्थरों की सतह पर चित्रित करने और विवरण को अंतिम रूप देने के लिए अरेबिक गोंद मिश्रित एक टेम्परा रंग का प्रयोग किया गया। डेलोस में पाए जाने वाले मेसनरी फ्रीज में इस तकनीक का उदाहरण मिलता है। लैंडस्केप फ्रीज और मोजाइक का उपयोग आमतौर पर हेलेनिस्टिक कवियों जैसे कि हेरोडास और थियोक्रिटस द्वारा रचित कविता के दृश्यों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता था। हेलेनिस्टिक कवियों की कहानियों को व्यक्त करने वाले इन परिदृश्यों का उपयोग घर में उस परिवार को शिक्षित करने और साहित्यिक दुनिया के बारे में जानकारी देने के लिए किया गया था। 1960 के दशक में डेलोस पर दीवार चित्रों का एक समूह पाया गया था। यह स्पष्ट है कि पाए गए फ्रिज के टुकड़े चित्रकारों के एक समुदाय द्वारा बनाए गए थे जो उत्तर हेलेनिस्टिक काल के दौरान वहां रहते थे। घरेलू सजावट के लिए भित्ति चित्रों पर जोर दिया गया। ऐसा विश्वास था कि परिवार और उसकी पीढ़ियां इन चित्रों को अस्थायी व सुरक्षित रखकर लंबे समय तक इन कलाकृतियों का आनंद ले सकेंगी। हेलेनिस्टिक चित्रकला में सबसे अधिक प्रचलित होने वाली यह शैली विषयगत, पवित्र और अपवित्र तत्वों को जोड़ते हुए एक स्वप्निल दृश्य रचना बनाती है। पवित्र रमणीय प्रभावों को रोमन मोजाइक, फिलिस्तीन के नील मोजाइक चित्र में व्यक्त किया गया है, जो एक वर्ण वैविध्यपूर्ण योजना और सामान्य घटकों के साथ काल्पनिक कथाओं को प्रदर्शित करता है। इसमें इथियोपिया से भूमध्य सागरीय क्षेत्र के मार्ग में नील नदी के तटीय दृश्यों को चित्रित किया गया है। हेलेनिस्टिक पृष्ठभूमि का समावेश पाम्पेई, साइरेन, अलेक्जेंड्रिया के मोजाइक चित्रों में भी देखा जा सकता है। इसके अलावा विशेष रूप से दक्षिणी रूस में फूल, पत्तियों और शाखाओं के प्रारूप को दीवारों और छत पर बनाया गया है। यह एक अव्यवस्थित लेकिन पारंपरिक तरीके से बिखरी हुई अवस्था में प्राप्त हुआ है। यह उत्तर ग्रीक शैली का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिबिंबित करता है। इसके साथ ही विला वेस्कोरेले में पाए गए क्यूबिकुलम कहते हैं शयन कक्ष को, तो क्यूबिकुलम के चित्र में वनस्पति और चट्टानी दृश्यों की पृष्ठभूमि में भव्य वास्तुकला के विस्तृत नमूने प्राप्त होते हैं। भित्ति चित्रण की अब हम बात करते हैं। तो हेलेनिस्टिक काल के भित्ति चित्रण हमें मूलतः पाम्पेई काल में ही अधिकतम प्राप्त होते हैं, प्रमुखता से दिखाई देते हैं। ये भित्ति चित्र केवल पूजा स्थलों या मकबरों में ही नहीं प्रदर्शित किए गए थे, बल्कि अक्सर घर को सजाने के लिए भी भित्ति चित्रण का उपयोग किया गया। चित्रण तकनीक के विषय में मैंने पहले ही आपको जानकारी दी है। डेलोस, प्रीने, थेरा, पेंटिकापियन, ओलंबिया और अलेक्जेंड्रिया आदि नगरों में निजी घरों में दीवार पेंटिंग सामान्य तौर पर हुआ करती थी। ग्रीक दीवार चित्रों के कुछ उदाहरण सदियों से जो सुरक्षित हैं, उनमें सबसे प्रभावशाली उच्च गुणवत्ता वाली ग्रीक पेंटिंग वर्गिना में मैसेडोनिया के शाही कब्रों से प्राप्त हुए हैं।
हेलेनिस्टिक पेंटिंग शैली के 3 मुख्य गुण इसे अद्वितीय बनाते हैं। पहला गुण है इसका त्रिआयामीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग, और दूसरा है रूप को प्रस्तुत करने के लिए प्रकाश और छाया का उपयोग, और तीसरा सबसे बेस्ट गुण जो है टेम्पेइल यथार्थवाद, यानी परिप्रेक्ष्य के दृष्टि भ्रम युक्त यथार्थवाद का प्रयोग। एगियोस अथानासियोस में मैसेडोनिया के मकबरों में अनेक पाषाण के पैनलों पर भित्ति चित्र मिले हैं, जो हेलेनिस्टिक कला का अप्रतिम उदाहरण है। आधुनिक शोधकर्ताओं को रोमन भित्ति चित्रों में हेलेनिस्टिक प्रभावों का अध्ययन करने तक सीमित रखा गया है। इसीलिए इसके पॉम्पेई और हरकुलियन में भी जो पुरातत्व मिलते हैं उनमें केवल उनके प्रभाव का अध्ययन है। इसके अलावा विला वेस्कोरेला के मैसेडोनियन शाही चित्र के कुछ पेंटिंग जो हैं वह स्पष्ट रूप से खोई हुई हेलेनिस्टिक कला के वैभव को प्रतिबिंबित करते हैं, उसकी अनुगूंज को बताते हैं और दर्शाते हैं।